Hello. Very good morning to all students. 2 दिन पहले MSc नर्सिंग एंट्रेंस एम्स 2021 का एग्ज़ाम हुआ। उसके कुछ क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे मुझे कि उनका सही रैशनल या सही आंसर क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने आ रहा है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पर एक्ट करती हैं या उसे इंक्रीज कर सकती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेरोटोनिन, डोपामिन और ग्लूटामाइन ये तीनों ही डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और अल्जाइमर डिजीज जैसी बीमारियों से रिलेटेड है। गाबा भी सिजोफ्रेनिया में इंपैक्ट होता है, बट मेजरली गाबा यानी गामा अम्यूनो ब्यूटारिक एसिड, इट इज रिलेटेड एग्जैक्टली विद एंटी एंजाइटिक या एंजियोलाइटिक ड्रग्स, जिन्हें सेडेटिव्स भी कहते हैं या माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं। राइट आंसर इज गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा अफेक्ट है, ऐसा कौन सा प्रभाव है जो एनवायरमेंट की वजह से इफेक्ट नहीं होता है, यानी द अफेक्ट विच इज नॉट इफेक्ट ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर आपको अपैथी वर्ड का मीनिंग मालूम है तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन लेबाइल दिया है, चेंजेस होते हैं। लेबाइल का तो मतलब होता ही है चेंजेस या अस्थिर। इसमें ब्लंटेड दिया है, ब्लंटेड का मतलब होता है फ्लैट फेस, ब्लंटेड फेस। अपैथी में हम ये टर्म यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड में भी अगर एनवायरनमेंट घटाया या बढ़ाया जाए तो रेस्ट्रिक्टेड अफेक्ट पर भी बढ़ना या घटना दिखाई दे सकता है। एंड शैलो मीन्स ऊपरी, ऊपरी अफेक्ट, तो ये भी चेंज होंगे, ऊपरी स्तर के अफेक्ट भी चेंज होंगे। द ओनली सिंगल अफेक्ट विच इज नॉट चेंजेबल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज अपैथी या ब्लंटेड या फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट मतलब नो प्लेजर नो पेन। द राइट आंसर इज माइट बी सेकेंड। माइट बी इसलिए डिपेंड्स कि वहां से आंसर की क्या आती है या वो लोग क्या आंसर मांगते हैं। सेकेंड इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। चारों ही डिफेंस मैकेनिज्म है। सब्लिमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें सोशल यूजफुल गोल की तरफ हम डायरेक्ट करते हैं। अच्छी डिफेंस मैकेनिज्म है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। कंपनसेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सनल वीकनेस को दूर करके एंजाइटी और टेंशन को रिड्यूस किया जाता है। अनडूइंग में अपने द्वारा की गई मिस्टेक्स को करेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। ट्रांसफरेंस भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बट बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम इसे मान सकते हैं। क्यों ऐसा कहा मैंने? ट्रांसफरेंस डिफेंस मैकेनिज्म होने के साथ साथ डुअल रोल भी निभाती है, यानी ट्रांसफरेंस एक बड़ी ही फेमस थेरेपी है। ट्रांसफरेंस थेरेपी में क्या होता है, पेशेंट या क्लाइंट की फीलिंग्स को रीडायरेक्टेड किया जाता है थेरापिस्ट के ऊपर। अगर आपने ट्रांसफरेंस डिफेंस मैकेनिज्म देखी है, समझी है, सुनी है या पढ़ी है, तो इसमें आप जानते हैं कि किसी अननोन पर्सन की इमेज पर अपने किसी नोन पर्सन की इमेज को इंप्लीमेंट करना और उस इमेज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव व्यवहार उस इंसान से करना। बिल्कुल इसी तरह ट्रांसफरेंस थेरेपी में क्या होता है कि थेरापिस्ट पेशेंट को इस तरह से ट्रेंड करता है कि क्लाइंट या पेशेंट थेरापिस्ट को अपने किसी नोन पर्सन की इमेज से इंप्लीमेंट करता है। अब जिस वजह से उसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस वजह से वो परेशान है, जिस वजह से उसे डिप्रेशन है, उस तनाव को उस नोन पर्सन की इमेज के आधार पर थेरापिस्ट पर ट्रांसफर करता है, रीडायरेक्टेड टू फीलिंग्स। इसको और सरल भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए क्लाइंट है जो अपने पेरेंट्स के रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर की वजह से बहुत ही उसका जो पालन पोषण हुआ है वो बहुत ही कठोर तरीके से किया गया है और इस वजह से वो परेशान है, तनाव में, डिप्रेशन में। साइकोथेरेपी ट्रांसफरेंस के दौरान थेरापिस्ट उसे ट्रेन करेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को खुद के ऊपर रीडायरेक्ट करे। खुद के ऊपर मतलब थेरापिस्ट के ऊपर रीडायरेक्ट करे एज ए पेरेंट समझ के कि वो उसका माता या पिता है और वो उनसे क्या शेयर करना चाहता है उनके बारे में। दैट इज ट्रांसफरेंस थेरेपी। सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्योर डिफेंस मैकेनिज्म। इस वजह से इसका आंसर ट्रांसफरेंस होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अनकंट्रोल्ड ईटिंग देन फीलिंग गिल्टी। अनकंट्रोल्ड ईटिंग बहुत ही आसान हो गया, बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अनकंट्रोल्ड ईटिंग, पहले तो ज्यादा खा जाना और फिर गिल्टी की फीलिंग आना, फीलिंग ऑफ बिकम ओबेस, कि कहीं मैं मोटापे का शिकार ना हो जाऊं, बुलिमिया नर्वोसा। अब्रप्ट विड्रॉल ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग,
वैसे तो ये सारी चीज़ें ही सही हैं, सीजर, पार्किंसनिज्म, डिस्काइनेजिया। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में डिस्काइनेजिया होगा या टार्डिव डिस्काइनेजिया हो सकता है। ये कुछ ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने ही मुझे भेजे थे, तो आई एम नॉट श्योर कि ऑप्शन में क्या था, बट इसका सही आंसर टार्डिव डिस्काइनेजिया होगा। अगर टार्डिव डिस्काइनेजिया ऑप्शन में नहीं था तो डिस्काइनेजिया एक ही बात है वैसे तो, पर टार्डिव डिस्काइनेजिया इरिवर्सिबल सिम्टम है जो सडन लॉन्ग टर्म थेरेपी लेने के बाद एंटीसाइकोटिक ड्रग की, अगर हम उसे अचानक से सडन अब्रप्ट कर दें तो टार्डिव डिस्काइनेजिया या मोटर मूवमेंट जिसे कहते हैं, इनवॉलेंट्री मोटर मूवमेंट पैदा हो सकते हैं, जैसे फेशियल ग्रीमेसिंग, फेशियल मूवमेंट्स, लाइक दैट। टार्डिव डिस्काइनेजिया इज द राइट आंसर। होने को तो पार्किंसन भी हो सकता है, होने को अकैथेसिया भी हो सकता है, बट द राइट एग्जैक्ट आंसर इज टार्डिव डिस्काइनेजिया। नेक्स्ट, वर्निक्स एरिया इज ऑल्सो नोन एज, वैसे तो ये नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है, बट क्योंकि मैं कोर्साकॉफ साइकोसिस में पढ़ाता हूं इसको, वर्निक्स एरिया एक सेंसरी स्पीच एरिया है जो हमें रिसीव करवाता है सेंसेस दैट व्हाट टू स्पोक, कि क्या बोलना चाहिए। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एक ट्रेलर वीडियो हमने दे रखा है जिसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है अगर आप वो ट्रिक याद कर लेते हैं तो। ट्रिक है, स्टार्टिंग से सिम का सिस्टम क्लोज है, बट सुनो कन्वेंस क्यों और कौन करे। इसमें पूरी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आ गई। स्टार्टिंग वर्ड से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बनाए, तो स्ट्रेटिफाइड इसमें दे रखा है, ये तो प्रोबेबिलिटी है। सिम से सिंपल रैंडम सैंपलिंग दी हुई है सेकंड ऑप्शन में, ये भी प्रोबेबिलिटी है। स्टार्टिंग से सिम का सिस्टम क्लोज है, तो ये जो क्लोज वर्ड आ रहा है ये क्लस्टर सैंपलिंग है। आप ट्रिक देखिएगा, आप जरूर वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, बट ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली उस वीडियो का लिंक ऑप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी। पर सुनो, अब नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। पर मतलब परपोजिव, नॉन प्रोबेबिलिटी। सुनो मतलब स्नोफॉल। कन्वेंस मतलब कन्वीनियंट सैंपलिंग। क्यों और कौन करे, तो ये जो क्यों है ना, यही कोटा सैंपलिंग है। क्यों और कौन करे, कौन में कॉन्सिक्यूटिव आ जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कोटा सैंपलिंग। तो कोटा सैंपलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। नेक्स्ट, ए पेशेंट इज टेकिंग बेंजोडाइजीपाइंस एंटी एंजाइटिक ड्रग्स को अगर इमीडिएट क्विट कर दें तो क्या साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। आसान क्वेश्चन है। सीजर प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर सडन हम एंटी एंजाइटिक ड्रग्स को विड्रॉ कर दें तो सीजर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज असेंशियल फॉर द नर्स। एक नर्स को क्यों जरूरी है बच्चे के बारे में उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जानना। नर्स को क्यों पता होना चाहिए, एक हॉस्पिटलाइज्ड बच्चा है, सपोज एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, और नर्स क्यों असेस करती है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, क्या रीजन है इसके पीछे, नर्स को क्यों जानना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड टू सिक द चाइल्ड, बच्चे की जो बीमारी है उसको समझने के लिए, उसके बेसिक समझने के लिए कि क्यों ये बीमारी पैदा हुई। मोस्ट नर्सेज हैव चिल्ड्रन, ये तो इररेलेवेंट रेस्पॉन्स हो गया। मोस्ट नर्सेज हैव अ चिल्ड्रन। मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट गेट सिक, ज्यादातर बच्चे बीमार नहीं होते हैं, ये भी गलत सेंटेंस हो गया। बच्चे तो बहुत बीमार होते हैं, कॉमनली बीमार होते हैं। इट हेल्प्स द नर्स टू बी गुड फादर और मदर, ये नर्स को एक अच्छा पिता या माता बनने में मदद करेगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो तीनों ही गलत हैं। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम असेस करेंगे तो नर्स को ये पता चलेगा कि बच्चे की बीमारी के पीछे हेरिडिटी फैक्टर हैं या उसके एनवायरमेंटल फैक्टर हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं या फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं। द राइट आंसर इज फर्स्ट। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप जरूर डिस्कस कीजिएगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन है उनका भी एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर MSc नर्सिंग एंट्रेंस रिजल्ट। गुड लक।